किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर CS पांडे, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साथ में विभागाध्यक्ष हैं डॉल्फिन PG इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज। और आज आपसे बातचीत का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। डॉक्टर पांडे, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पांडे, ये हमारे लिए गौरव का विषय भी है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान उगाने वाला देश है और ये स्टेपल फूड भी कहा जाता है। हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में और जो मैदानी क्षेत्र हैं, दोनों में धान की फसल बहुत अच्छे से होती है। इस समय धान की फसल के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पहली क्रिया है वो है कि धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। तो हमारे श्रोता सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो खेत है उसको कैसे तैयार किया जाता है, हमारे किसान भाई क्या करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्रफल धान का सबसे अच्छा ज़्यादा है भारत में, लेकिन जो पैदावार है उस आधार पर चाइना और जापान से हमारी पैदावार बहुत कम है। और यदि हम धान की पौध अच्छी तरह तैयार करें तो इससे 10% तक फसल में पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। तो जैसा आपने प्रश्न किया कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे करें, सबसे पहली बात आती है कि किस प्रकार का खेत चुना जाए। खेत चुनने के लिए हमको दोमट मिट्टी वाला, या जो जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं, जहां पर पानी भर सकते हैं, क्योंकि धान की फसल ऐसी है जो ज्यादा पानी चाहती है, गर्मी चाहती है। तो इस प्रकार से चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी का हम वाला जो क्षेत्र है वो लें, और जो रेत वाला जमीन है जिसमें पानी बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है उसको हम ना लें, क्योंकि हमको ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी उसमें एक समस्या आ सकती है। तो खेत की हम 2 से 3 बार जुताई करें और खेत को हम समतल कर लें। समतल करना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि कहीं पर ज़्यादा ढलान है तो वहाँ पर पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो वहाँ पर शुरू में आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो पीले भी पड़ जाते हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो खेत से पानी निकलने का सही इंतजाम होना चाहिए। उसके लिए हमको जो निकासी वाली चैनल्स होती हैं, जो निकासी वाली चीज़ें होती हैं जिसे हम ड्रेनेज चैनल बोलते हैं, वो होनी चाहिए। और लगभग हमको यदि 1 हेक्टेयर में, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर जो एरिया है, उसमें अगर हमें धान की फसल लगानी है रोपाई विधि से, तो उसमें हमको 800 स्क्वायर मीटर की पौध लगभग काफ़ी होती है। डॉक्टर पांडे, अब हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे कि इसमें हम क्या कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। हाँ, इसमें हम कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं, और लगभग हमको 1 टन कंपोस्ट खाद या FYM डालना चाहिए। और इसके बाद फिर हम इसको कुछ 2-3 दिनों के लिए गीला करके छोड़ दें, पडलिंग कर दें, जिसको हम लेह बनाना बोलते हैं। और गीला करके छोड़ने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो जल्दी से उग आते हैं, और हमारे पास जो खरपतवारों की समस्या होती है वो बाद में फिर कम हो जाती है, क्योंकि इसे हम फर्स्ट फ्लश कहते हैं। फ्लश मीन्स कि पहली बार में जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, आपने देखा होगा कि खरपतवार तुरंत से उग जाते हैं, तो इनको हम निकाल सकते हैं। तो 1 टन हम FYM, 1 टन का मतलब 10 कुंटल के आसपास आप FYM डालें। फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि गोबर की खाद हो सकती है और या कंपोस्ट हो सकती है, और इस प्रकार से फिर हम उसको पडलिंग करें। और इसके बाद हम इसमें जो डाई अमोनियम फॉस्फेट होती है, DAP जिसे हम बोलते हैं, उसमें 18% नाइट्रोजन है, 46% P2O5 है। उसका हम लगभग 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलो हम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के रूप में दे सकते हैं। और DAP जो हम देंगे वो 40 किलोग्राम लगभग इसमें डालनी पड़ेगी। और अगर DAP नहीं है तो मैंने जैसा बताया कि यूरिया को आप डाल सकते हैं, नाइट्रोजन उसमें 46% होता है, और इस प्रकार से हम 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 100 स्क्वायर मीटर में डाल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो बेड्स बनाई जाती हैं उसका माप क्या होगा। लगभग जो बेड्स बनाई जाती हैं उसकी लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई के लिए हमको लगभग 2 से 2.5 मीटर की चौड़ाई रखी जाती है, और लंबाई हम स्लोप के आधार पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 8 से 10 मीटर तक लंबाई उपयुक्त पाई जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि विड्थ को हम इतना क्यों रखें 2.5 मीटर के आसपास, 2 से 2.5 मीटर तक, क्योंकि यदि हम ज़्यादा चौड़ी बनाएंगे तो हमको एक तो पानी निकालने की जो सुविधा
चाहिए वो नहीं मिल सकती है, क्योंकि पानी हमको निकालना है यदि कहीं ज़्यादा पानी भर गया है, और अगर हमें पानी लगाना है तो हम उसी रास्ते से हमको लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास हम उसका बंड बोलते हैं, जैसे मेड़ बोलते हैं, वो बनाते हैं। तो इस प्रकार से 2.5 मीटर चौड़ी और 8 से 10 मीटर लंबी यदि हम बैट्स बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर हम अंकुरित बीजों को बो सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो बीजोपचार होता है, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं, वो किस तरह से किया जाता है, डॉक्टर पांडे? जी, बीजोपचार के लिए हमको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो बीज हम बो रहे हैं वो जो खोखले या थोथे बीज होते हैं, हम उसको पहले सेपरेट कर दें, उसको हम निकाल दें, क्योंकि अगर हम उन बीजों को भी बो देंगे तो फिर हमारे जमाव में कमी आ जाएगी। और इसके लिए तरीका ये है कि हम 2% नमक का घोल बनाएं पानी के अंदर और बीजों को डाल दें, फिर हिलाएं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 2% घोल नमक का किसान लोग बनाएं, इससे अच्छा एक तरीका होता है। मान लीजिए आपने एक बाल्टी ली और उसकी जो क्षमता है वो 20 लीटर के आसपास है, 25 लीटर या 20 लीटर है, तो उसमें आप पानी ले लें, 15 लीटर के आसपास पानी ले लें और उसमें एक ताजा अंडा डाल दें। वो अंडा पहले नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद हम उसमें जो साधारण नमक होता है उसको डालते जाएं और डालने के बाद वो अंडा ऊपर आ जाएगा। और अंडा जब तैरने लगे और उसकी जो ऊपर की सरफेस है वो हमें दिखने लगे, समझ लीजिए आपका नमक का जो घोल है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम उसमें धीरे धीरे जो धान के बीज हैं उनको डालें और उनको हिलाते रहें, क्योंकि हिलाने से क्या होगा, जो खोखले बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे और उन सब को हम निकाल करके बाहर रख दें। जो ऊपर के बीज हैं उनको हम छलनी से भी छान सकते हैं। इसके बाद हम इस जो हमने 2% का सॉल्यूशन जो कहा था उसको हम क्या करेंगे कि अपने जो धान के बीज हैं उनको धोएंगे अच्छी तरीके से, एक जो हमें फ्रेश वाटर कहते हैं या ताजा पानी कहते हैं उससे धोएंगे, जिससे कि जो नमक उनके ऊपर लग गया हो वो अलग हो जाए। जी, अब हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो उपयुक्त समय है वो क्या है। हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, लेकिन पहले इसका समय हम निर्धारित कर लें कि कौन सा समय उपयुक्त रहेगा ताकि अच्छी नर्सरी तैयार हो सके। जी, धान के जो नर्सरी का समय होता है वो देखिए, आपको धान की जो नर्सरी है वो लगभग 25 दिन के आसपास की अच्छी मानी जाती है। और हमारे पास ये मानना चाहिए कि जब मानसून आ रहा है उससे हमको 20 से 25 दिन पहले धान की नर्सरी हमारे पास तैयार हो जानी चाहिए, जिससे हम उसकी उचित जो रोपाई है वो हम कर सकें। और इसके लिए हमको धान की नर्सरी लगभग 20 मई के आसपास हम बो दें, जिससे कि हम उसकी जो रोपाई है वो कर सकें जुलाई के महीने में। 10 जुलाई ये माना गया है कि जो रोपाई का टाइम है वो सबसे अंतिम टाइम है। जो हमारी रोपाई होनी चाहिए वो 10 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए, ये हम मान के चलते हैं। एक बार फिर हम बीजोपचार पर आते हैं। आप बता रहे थे तो विस्तार से बताएं हमारे किसान साथियों को। देखिए, बीजोपचार के लिए हम 2 प्रकार से धान के बीज का बीजोपचार कर सकते हैं। एक तो है सूखे बीजों का बीजोपचार और दूसरा है हम सॉल्यूशन के द्वारा यानी कि घोल बना करके बीजोपचार करते हैं। अब बीजोपचार करते क्यों हैं? बीजोपचार करने के लिए जो बीमारियां हैं, जैसे कि आपके ब्लास्ट है जिसे हम झोंका बोलते हैं, वो ना आए, या दूसरे जैसे ब्राउन स्पॉट है, या आपके रूट यानी कि जड़ जो है वो गल जाती है, जड़ गलन जिसे हम बोलते हैं, वो ना हो, इनके लिए हमको बीजोपचार करना पड़ता है। तो इसके लिए हम धान के बीजों को अगर हम ड्राई सीड ट्रीटमेंट यानी कि सूखे बीज को ही हम बीजोपचारित करना चाहते हैं तो इसको लगभग 24 घंटे पहले कैप्टान या थायराम के द्वारा 4 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए उसमें मिला लें। तो ये सीड ट्रीटमेंट कहा जाता है, बीजोपचार कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने 1 किलो यदि धान का बीज लिया तो उसमें हम 4 ग्राम कैप्टान या थायराम जो कि दवा मिलती है, इसको हमने अच्छी तरह मिला लिया और इसको हमने रख दिया। उसके बाद हम इसको बोने के लिए काम में ला सकते हैं। लेकिन यदि हमको बीजोपचार वेट सीड ट्रीटमेंट यानी कि गीले तरीके से करना है तो एक प्लास्टिक की बाल्टी लें जिसका जो वॉल्यूम है यानी कि उसमें मान लीजिए 25 लीटर पानी आता है, तो 20 लीटर तक हम पानी भरें और जितना पानी भरें उतने ही किलोग्राम हमको उसमें धान का बीज डालना है। जी,
20 किलोग्राम अगर हमने धान का बीज डालना है तो 20 लीटर पानी लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम डालते जाएं धान के बीज को। और जो केमिकल्स होते हैं यानी कि रासायनिक होते हैं, जैसे कार्बनडाजिम है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसकी मात्रा जो कार्बनडाजिम है उसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के आधार पर निर्धारित की है। और अगर कैप्टान थायराम इनको लेते हैं तो उनकी मात्रा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम, जैसा मैंने पहले बताया था, वो ले लें और उसको हम उपचारित कर दें, यानी कि उसको हमने गीले में ही डाल दिया और बीज जो है अब पानी के अंदर रहेगा। और इसके बाद हम 24 घंटे के बाद पानी से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हम फिर उसको गीली बोरी से ढक देंगे बीज को। और फिर हम गीली बोरी से नीचे भी रखेंगे और ऊपर भी रखेंगे और लगभग 25 से 26 घंटे तक रखें तो उसमें किल्ले निकल आते हैं, वाइट कलर के जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो कि जमाव जल्दी हो जाता है। जी डॉक्टर पांडे, धान की नर्सरी में यदि पौधे पीले पड़ रहे हैं और पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो ये कौन सा रोग है और इसका उपचार कैसे किया जाता है? देखिए, धान की अगर हमने पौध ली है और उसमें पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि धान की पौध में नाइट्रोजन की कमी हो, या जहां पर पहले पानी ज़्यादा जम गया हो और जमने के कारण से ज़्यादा पानी, मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा स्लोप है, ज़्यादा जहां पर ढलान है वहां पे पानी जम जाता है। तो शुरुआत के दिनों में मैंने कहा था कि समतल रखना चाहिए और समतल रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले हमको लगभग 3 से 4 दिन तक मिट्टी को सिर्फ गीला रखना चाहिए, उसमें पानी भरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर हम भरा हुआ छोड़ देते हैं तो पौध के पीलेपन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह होता है कि एक रोग होता है जिसे हम खैरा रोग बोलते हैं, और ये खैरा रोग मुख्य रूप से जिंक की कमी के कारण आता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इस सूक्ष्म पोषक तत्व के कारण जब जिंक की कमी क्यों हो जाती है भूमियों में, क्योंकि यदि हम अपना फसल चक्र धान ले रहे हैं या धान गेहूं ले रहे हैं या धान ले रहे हैं, 3 फसल ले रहे हैं धान की, कई जगह पर धान की 3 फसलें ली जाती हैं, तो इस कारण से जिंक की कमी हो जाती है। इसके लिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है। इसके लिए फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। और फसल चक्र यदि हम अच्छा अपनाएं, जैसे धान के बाद हम बरसीम ले सकते हैं, धान के बाद हम दूसरी जो फसल है आपके मसूर ले सकते हैं, तो ये फसल चक्र अपनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर पांडे, जैसे आपने बताया खैरा रोग के बारे में, हम जानना चाह रहे थे कि क्या ये रोग नर्सरी में दिख सकता है या रोपाई के बाद भी दिखाई देता है? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये रोग जो है नर्सरी में भी दिखता है और नर्सरी के बाद रोपाई में भी दिख सकता है। और नर्सरी में दिखता है तो नर्सरी में दिखने के लिए हमको जिंक सल्फेट डालना पड़ता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये रोग नर्सरी के बाद नहीं दिखता है तो वो गलत है, वहाँ पर भी वो दिख सकता है। और इस प्रकार से हमको खैरा रोग में होता क्या है कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है, जो नई पत्तियां हैं उनमें पीलापन आ जाता है, और सबसे बड़ा जो इसका लक्षण है वो ये है कि भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो निचली पत्तियों पर आपको देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे वो भूरे जो धब्बे हैं आपस में मिल जाते हैं और बड़ा भूरे रंग का धब्बा दिखेगा। तो इस प्रकार से हमको अब जो ट्रीटमेंट या उसका उपचार कहा जाता है, वो उपचार के लिए हम जिंक सल्फेट, यदि वो नर्सरी में आया है तो जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम जो बुझा हुआ चूना यानी कि लाइम हम जिसे कहते हैं, उसको हम लगभग 50 लीटर पानी में बना लें और उसके बाद हम उसका स्प्रे कर दें, उसका छिड़काव कर दें। स्प्रे के लिए नैपसैक स्प्रेयर का यूज़ किया जा सकता है या बैटरी से जो चलने वाला है उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो प्रश्न उठता है कि ये रोग रोपाई के बाद नहीं आ सकता, रोपाई के बाद भी आ सकता है, और रोपाई के बाद आने पर हमें जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा। और जिंक सल्फेट का हमें बेसल एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं, बेसल एप्लीकेशन का मतलब यह है कि जब हम रोपाई के लिए अपना खेत तैयार कर रहे हैं उस समय हमको जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा, और लगभग 5 किलोग्राम 1 एकड़ में डालना पड़ता है।
अब अंत में हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए यदि धान की नर्सरी में ये दिखाई दे रहा है तो। जी, धान की नर्सरी में खरपतवार जो नियंत्रण किया जाता है, वो सबसे अच्छा तो यह है कि जो खरपतवार दिख रहे हैं उनको यांत्रिक विधि से, यानी कि हम उसको पुल कर लें, उसको खींच लें या उसको जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दें, क्योंकि जो रासायनिक हैं उनके द्वारा थोड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन अगर एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उस समय हमको खरपतवार नाशी यानी कि हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट में बहुत से खरपतवार नाशी उपलब्ध है। प्रिटिलाक्लोर है जो कि सॉफिट है, 100 ml हम उसको लें और 1 लीटर पानी में घोलें। 7 से 8 किलोग्राम यदि हम रेत लें और उसके बाद जब हमने बोया है धान, उसके 3 दिन के बाद अगर हम उसमें डाल दें तो खरपतवारों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए खरपतवार 15 दिन के बाद दिखते हैं आपको, तो एक दूसरा खरपतवार नाशी है नॉमिनो गोल्ड के नाम से, उसकी भी मात्रा लेकर के हम इसी प्रकार से उसको डाल सकते हैं। तो डॉक्टर पांडे, अंत में हमारे किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसान साथियों से यही कहना चाहेंगे कि यदि धान की नर्सरी अच्छी तरीके से उगाई जाए तो एक तो जो आपके लिए रोपण के लिए आएगा व्यक्ति, वो तुरंत ये तैयार हो जाएगा कि ये नर्सरी बहुत अच्छी है और वो रोपण बहुत अच्छी तरीके से करेगा। दूसरा, आपकी पैदावार में लगभग 10% की बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार से जो धान की फसल है वो आगे उपयुक्त रूप से लेने में आपको सुविधा का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर CS पांडे, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान साथियों को धान की नर्सरी कैसे तैयार करें इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।